मैं प्रोफेसर डॉक्टर R.K. बाकलीवाल, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज मंदसौर। गुड मॉर्निंग टू एवरी स्टूडेंट्स। आज अपन बीकॉम 6th सेम का जो पेपर है, एक पेपर आपका इनडायरेक्ट टैक्स, उस इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत एक यूनिट है, एक चैप्टर है सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स के ऊपर अपन अध्ययन करेंगे। सर्विस टैक्स ये कर का अर्थ क्या है? सेवा कर से अभिप्राय ऐसे कर से है जो भारत में प्रदान की जाने वाली आर्थिक या व्यापारिक जो भी सेवाएं प्रदान की जाती है उस पर निर्धारित दर से भारत सरकार के द्वारा कर लगाया जाता है। सर्वप्रथम 1994-95 1994-95 का बजट डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पेश किया था। उस समय सर्वप्रथम पहली बार सर्विस टैक्स भारत में लागू किया गया है। कृपया धार के बच्चे सामने से खड़े होने के बजाय अपनी अपनी सीट पर बैठ जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बजट के अंतर्गत 1994-95 में सर्विस टैक्स लागू किया। यह 1/7/1994 1 जुलाई 1994 से सर्विस टैक्स भारत में प्रारंभ किया गया है। पहले सर्विस टैक्स क्या केवल 3 सेवाओं पे लगता था? टेलीफोन की सर्विसेज या इंश्योरेंस की सर्विसेज के ऊपर लगता था, या शेयर्स ब्रोकर जो होते हैं उनके ऊपर केवल 3 सर्विसेज पे 1994 पे लगता था। लेकिन आज कुछ अपवादों को छोड़कर समस्त प्रकार की सर्विसेज जो हैं उन सब के ऊपर सर्विस टैक्स लगने लगा है। सर्विस टैक्स कौन देता है? सर्विस टैक्स जो सेवाएं प्रदान करता है उससे सर्विस टैक्स वसूला जाता है, लेकिन उपभोक्ता के ऊपर पड़ता है। आपने सामान्यतः आप सबके घर में टेलीफोन, ज्यादातर सामान्यतः सबके घर में टेलीफोन रहता है। टेलीफोन का बिल आता है तो आप टेलीफोन का बिल देखिए, उस टेलीफोन के बिल में सर्विस चार्ज जुड़ा रहेगा। तो इस प्रकार से ये सर्विस टैक्स को सेवा प्रदान करने वाली करदाता से वसूला जाता है, जबकि इसका भार समस्त जो सेवा का उपयोग करता है उस उपभोक्ता के ऊपर उसका भार पड़ता है। 1994 में सर्विस टैक्स की दर केवल 5% थी, तो धीरे धीरे बढ़कर 1 जून 2016 से 15% हो गई है। इन 15% में 0.5% स्वच्छ भारत ऊपर और 5% कृषि, 0.5% कृषि कल्याण ऊपर से 1% मिलाकर कुल मिलाकर सर्विस टैक्स कितना हो गया है? 15%। तो इस प्रकार से ये सर्विस टैक्स की दरें धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। जो 1994 में 5% थी वो 1 जून 2016 तक, अभी 17 तक वो दर बढ़कर कितनी हो गई? 15% हो गई है। 1 घंटा 10 मिनट का समय है अपने पास। 10 मिनट में आखिरी में आपको उसके समय दिया जाएगा कि आपको कोई आपके क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है, तो उसके बारे में आपको कुछ पूछना है तो उस समय पूछ सकते हैं। तो 2 चीजें अपन ने अभी देखी इसमें, मीनिंग ऑफ सर्विस टैक्स एंड सर्विस टैक्स। इसके पश्चात
इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ऑब्जेक्ट्स ऑफ सर्विस टैक्स। जी जी, सेवा कर का उद्देश्य, ऑब्जेक्ट्स क्या है? भारत की उदारीकरण और खुली आर्थिक नीति के पश्चात भारत की राष्ट्रीय आय में बहुत तीव्र गति से वृद्धि हुई है। आप ऑब्जेक्ट्स के केवल ये पॉइंट्स लिख लीजिए, बाकी मैं डिटेल्स में उसको आपको समझा रहा हूं कि इसको ऑब्जेक्ट्स भारत में सेवा कर क्यों लागू किया गया, तो पहले सर्वप्रथम इसको समझना है। तो सर्विस टैक्स का लागू करने का उद्देश्य क्या था? तो उदारीकरण और खुली आर्थिक नीति के पश्चात भारत की राष्ट्रीय आय में तीव्र गति से वृद्धि हुई है। चूंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश होने के बावजूद राष्ट्रीय आय में कृषि आय का योगदान 20% है, जबकि सेवा क्षेत्र का योगदान पहुंच गया है 60% कंट्रीब्यूशन सर्विसेज है भारत की राष्ट्रीय आय में। अतः भारत सरकार ने यह अनुभव किया कि निम्न प्रकार के उद्देश्यों के लिए भारत में भी सर्विस टैक्स लागू करना चाहिए। अर्थात इन उद्देश्यों को लेकर 1 जुलाई 1994 से भारत में सर्विस टैक्स प्रारंभ किया गया है। सर्विस टैक्स लागू करने का क्या क्या उद्देश्य था? फर्स्ट उद्देश्य था कि करारोपण का क्षेत्र विस्तृत करना, टू एक्सपेंड द स्कोप ऑफ टैक्सेशन। करारोपण के क्षेत्र को विस्तृत करने के लिए सर्विस 1 जुलाई 1994 से लगाया गया है। जिस प्रकार से एक विक्रेता अपना माल बेचता है, तो माल बेचता है तो उसको क्या देना पड़ता है? जो माल विक्रय किया जाता है उसको विक्रेता को टैक्स या कमर्शियल टैक्स, विक्रय कर या वाणिज्यिक कर देना पड़ता है। तो इसी प्रकार से अगर भारत में किसी ने आर्थिक और व्यापारिक सेवाएं अगर प्रदान की गई है तो उनकी के क्षेत्र के दायरे में लाया जाना चाहिए। अतः सेवाओं के ऊपर भी सरकार ने यह अनुभव किया कि सेवाओं के क्षेत्र में पर भी सेवा कर लगाया जाए, अर्थात करारोपण के क्षेत्र को विस्तृत करने के लिए भारत में सेवा कर लागू किया गया है। दूसरा पॉइंट, सेवा कर जो लागू किया गया है, सेवा कर लागू करने का क्या उद्देश्य था? दूसरा उद्देश्य टू गेट मोर रेवेन्यू। कोई भी प्रकार की सरकार, कोई प्रकार का कर इसीलिए लगाया जाता है कि उस सरकार की आय में वृद्धि हो सके। तो सरकार की आय में वृद्धि करने के लिए सेवा कर लगाने का उद्देश्य एक, सरकार को यह अनुमान नहीं था कि सेवा कर लगाने के पश्चात सेवा कर की दरों में इतनी तीव्र गति से सेवा कर की आय में, सेवा कर के राजस्व में इतनी तीव्र गति से वृद्धि होगी। 1994 में जहां सेवा कर से आय 400 करोड़ हो रही थी, वहीं बढ़कर 2015-16 तक 2 लाख करोड़ से ज्यादा पहुंच गई है। तो सेवा कर इसलिए आरोपित किया गया क्योंकि भारत सरकार को आय प्राप्त करना थी। आय के लिए इसका सेवा कर का राजस्व की दृष्टि से, रेवेन्यू की दृष्टि से भारत में चौथा स्थान सेवा कर से का है, जिससे कि इसका राजस्व प्राप्त हो रहा है। तो सेवा कर लागू करने का उद्देश्य क्या था? दूसरा, सेवा कर लागू करने का उद्देश्य यह था कि इस प्रकार से प्राप्त की जाए टू गेट मोर रेवेन्यू। आर्थिक विकास में सेवा कर का योगदान,
आर्थिक विकास के लिए सेवा कर का योगदान किस प्रकार से है, ये उद्देश्य के लिए भी एक सेवा कर लगाया गया है। सेवा कर से किस प्रकार से आर्थिक उद्देश्य प्राप्त होगा, आर्थिक विकास प्राप्त होगा? जब विक्रेता अगर कर देता है तो उसको विक्रय कर प्राप्त होता है सरकार को। इसी प्रकार से उत्पादन शुल्क, उत्पादन करता उत्पादन शुल्क देता है, आयातक शुल्क देता है, आयकर दाता आयकर चुकाते हैं। इसी प्रकार से जब समस्त प्रकार की सेवा, समस्त प्रकार के क्षेत्रों में आर्थिक विकास में उन विक्रय का, उत्पादन कर का, आयात शुल्क का, सभी आयकर का, समस्त का योगदान है, तो इस प्रकार से आर्थिक विकास में भी सेवा कर का योगदान होना चाहिए। तो देश के आर्थिक विकास के लिए सेवा कर के योगदान प्राप्त करने के लिए सेवा कर आरोपित किया गया है। तो सर, एक उद्देश्य यह भी था कि सेवा कर प्राप्त करने से आर्थिक विकास का में योगदान मिलता है, भारत सरकार की आय में और आर्थिक विकास में वृद्धि होती है। फिर नेक्स्ट उद्देश्य औचित्य के सिद्धांत का पालन करना, टू अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। ये क्या अपन देख रहे हैं कि किस प्रकार से सेवा कर लगाया गया है, उसका क्या उद्देश्य था, सरकार की क्या मंशा थी जो सेवा कर लगाया गया है। तो सरकार की एक मंशा ये भी थी कि औचित्य के सिद्धांत का पालन करना। औचित्य के सिद्धांत, जस्टिस, प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस का सिद्धांत कैसे लागू करना, उसके लिए सेवा कर क्यों लागू किया गया? जब एक विक्रेता विक्रय कर दे सकता है, विक्रेता से विक्रय कर वसूल करते हैं, जो कोई उत्पादन करता है तो उसको क्या चुकाना पड़ता है? एक्साइज ड्यूटी देना पड़ती है। कोई अगर माल इंपोर्ट करता है तो उसको इंपोर्ट ड्यूटी देना पड़ती है। तो फिर जो भारत में अगर सेवाएं प्रदान कर रहा है तो उनसे कोई भी कर नहीं लिया जाना चाहिए क्या? उनसे भी कर लिया जाना चाहिए। तो जो भारत में जो प्रकार से आर्थिक और व्यापारिक सेवाएं जिस प्रतिफल के बदले में प्राप्त कर रहा है, तो उनसे भी सेवा कर लिया जाना चाहिए। इसलिए औचित्य के सिद्धांत का पालन करने के लिए सेवा कर लगाया गया है। इसलिए सेवा कर का प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस का सिद्धांत पालन होता है, इसलिए सेवा कर लगाया गया है। एक और उद्देश्य सेवा कर लगाने का यह था कि विलासिता पूर्ण सेवाओं पर अंकुश, चेक ऑन लग्जरियस एंड इनइक्वालिटी ऑफ वेल्थ। ये 5 प्रकार के उद्देश्य हैं। इन 5 प्रकार के उद्देश्यों को लेकर सर्विस टैक्स लगाया गया है। विलासितापूर्ण सेवाओं पर, विलासितापूर्ण सेवाओं अधिकतर उच्च वर्ग के व्यक्ति या उच्च मध्यम वर्ग के व्यक्ति करते हैं। उससे सेवा कर लगाने से वह वस्तुएं कुछ अधिक महंगी हो जाती है। तो विलासितापूर्ण वस्तुओं पर कुछ अंकुश लगेगा और विलासितापूर्ण वस्तुओं पर सेवा कर प्राप्त होगा। तो ये प्रकार के 5 कारणों से सेवा कर लगाया गया है। अर्थात भारत सरकार का मुख्य उद्देश्य सेवा कर का लगाने का यह था कि सेवा के क्षेत्र को भी करों की परिधि में लाना है, करों के क्षेत्र की परिधि में लाना है। सेवा कर प्राप्त करने से राजस्व में वृद्धि होती है, राजस्व में वृद्धि होने से, सेवा कर लगने से वेट की दरें और सेल्स टैक्स की दरें की बहुत कुछ अंकुश हुई है। बहुत कम प्रकार की विक्रय कर की दरें और वेट की दरें सेवा कर प्राप्त होने के पश्चात वो दरें कम हुई है। इस प्रकार से अगर सेवा कर प्राप्त होगा तो देश का त्वरित गति से विकास प्राप्त होगा, राजस्व प्राप्त होता है तो देश का आर्थिक और आर्थिक संसाधन मजबूत होते हैं तो देश का विकास तीव्र गति से होता है। तो ये 5
कारणों से भारत सरकार ने यह अनुभव किया कि 1 जुलाई 94 से इन उद्देश्यों को लेकर सेवा कर लगाया गया है। फिर सेवा कर का अंशदान, कंट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स जब 1 जुलाई 1994 से भारत में लगाया गया है, जब 1994-95 में सेवा कर कुल 400 करोड़ रुपए प्राप्त हो रहे थे और केवल 3 सर्विसेज पे लगाया जाता था, टेलीफोन की सर्विस, इंश्योरेंस सर्विस और शेयर की सर्विस। और 2011-12 और उसके बाद से वर्तमान में कुछ अपवादों को छोड़कर समस्त सर्विसेज पर सेवा कर लगाया लगा। और 1994-95 में जहां सेवा कर का राजस्व 4 करोड़ प्राप्त हो रहा था, वहीं वह राशि 2015-16 में बढ़कर 2,10,000 करोड़ रुपए हो चुकी है। इस प्रकार से सेवा कर जो रेवेन्यू का स्रोत है, उसमें रेवेन्यू का मुख्य स्रोत में सेवा कर भी है और सेवा कर का स्थान चौथा स्थान सेवा कर का हो चुका है। तो इस प्रकार से सेवा कर लगाने से जो राजस्व में वृद्धि हुई है, वह सरकार को भी अनुमान था कि इस प्रकार से इतना अंशदान बढ़ जाएगा। तो 94-95 में 400 करोड़ से बढ़कर 2015-16 में 2,10,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो कि टोटल रेवेन्यू का 15% सर्विस टैक्स के से प्राप्त हो रहा है। और फोर्थ जो रैंक है सर्विस टैक्स की, वो चौथा स्थान सर्विस टैक्स का है। तो इस प्रकार से अपन ने 4 पॉइंट देखे। सेवा कर का अर्थ क्या होता है, सेवा कर की दरें क्या है, रेट्स ऑफ सेवा सर्विस टैक्स क्या है, फिर इसके बाद देखा ऑब्जेक्ट्स ऑफ सर्विस टैक्स क्या है, और ये अपन ने पॉइंट देखा है कि सेवा कर का अंशदान क्या है। इसके बाद 4 पॉइंट के पश्चात पंजीकरण संबंधी प्रावधान, रजिस्ट्रेशन प्रोविजंस रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन। कोई भी प्रकार का व्यवसाय प्रारंभ करें, चाहे विक्रय कर का काम शुरू करें, चाहे उत्पादन का काम शुरू करें, चाहे एक्सपोर्ट का काम शुरू किया जाए, काम करना पड़ता है। आर्थिक या व्यवसायिक प्रकार की अगर गतिविधियां करना पड़ती है तो सबके अंतर्गत अपने को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। इसी प्रकार से अगर सर्विस टैक्स, यदि कोई प्रकार का व्यवसायी जो सेवा प्रदान कर रहा है, उस व्यक्ति को, उस व्यवसायी को, उस करदाता को अपना रजिस्ट्रेशन केंद्रीय उत्पाद शुल्क सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट में कराना पड़ेगा। सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। अगर आपने भारत के अंतर्गत कोई भी प्रकार की आर्थिक और व्यापारिक अगर सेवाएं प्रारंभ की गई है, तो सेवा प्रदान करने वाले को भुगतान करने के 30 दिन के अंतर्गत अधीक्षक केंद्रीय उत्पादक शुल्क के यहाँ रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म ST1 में आवेदन करना पड़ेगा। उस ST1 के आवेदन के अंतर्गत आपका जो सेवा प्रारंभ कर रहे हैं, उस फॉर्म में यह लिखना पड़ेगा कि मैं शेयर ब्रोकिंग की सेवा प्रारंभ करना चाहता हूं। उसका ऑफिस कहां पर है या उसका व्यापारिक स्थल कहां है, उस व्यापारिक स्थल का अगर आपने किराए का ले रखा है तो उसका किराया चिट्ठी, या आपका स्वयं का ऑनरशिप है तो उसका प्रमाण, इसी प्रकार से आपका निवास स्थान का प्रमाण पत्र, या रेसिडेंशियल अगर आपने मकान किराए तो उसका प्रमाण
ये सब ST1 फॉर्म के साथ देना पड़ेगा। उस जिस दिन सेवा प्रारंभ करी है उससे 30 दिन के अंतर्गत आपको यह केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के यहाँ प्रस्तुत करना पड़ेगा। मान लीजिए अगर इस बीच में या 2 महीने बाद, साल भर बाद, 6 महीने बाद जब का यह मन हो जाए कि शेयर ब्रोकिंग के साथ साथ मेरे को ट्रेवलिंग एजेंट, और ट्रेवलिंग एजेंट जो है चाहे रेलवे का टिकट है, चाहे एयर का टिकट है, चाहे बाहर की सर्विसेज देना है, वो काम भी शुरू करना है मेरे को इसके साथ साथ। अगर एक से ज्यादा प्रकार की अगर सेवाएं करना है उसको प्रारंभ, तो ऐसे प्रकार के करदाता को संबंधित के यहां पर प्रारूप ST2 भी उसके द्वारा भरना पड़ेगा। जब अगर एक से अधिक प्रकार की सेवाएं प्रारंभ करनी है, तब जब एक से अधिक प्रकार की सेवाएं प्रारंभ करना है तो उसको ST2 फॉर्म में उसको वो फॉर्म ST1 के साथ भरना पड़ेगा। इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन उसका अब कब होगा, कैसे होगा? अब मान लीजिए करदाता ने अगर अपना सेवाएं प्रारंभ कर दी गई है और सेवाएं प्रारंभ करने के पश्चात उसने 30 दिन के अंतर्गत केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के यहाँ आवेदन कर दिया है और केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के पास जिस दिन आवेदन प्राप्त होगा और केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग उस आवेदन की जांच पड़ताल करके 7 दिन के अंदर उसको रजिस्ट्रेशन करना आवश्यक है। उस अधीक्षक को, सुपरिटेंडेंट को 7 दिन के अंतर्गत उस प्रकार की सेवाओं के संबंध में उस करदाता को रजिस्ट्रेशन भेजना आवश्यक है, उसका रजिस्ट्रेशन करना आवश्यक है। अगर मान लो आपके पास रजिस्ट्रेशन प्राप्त नहीं हुआ है तो ये मान लिया जाएगा, अगर 7 दिन तक अगर आपके पास कोई प्रकार की सूचना नहीं आती है तो ये मान लिया जाएगा कि आपका सेवा कर के संबंध में रजिस्ट्रेशन हो गया है। अब आप 7 दिन के पश्चात आपकी जो भी गतिविधियां, जो भी सेवाएं हैं, वो आप सेवाएं प्रारंभ कर सकते हैं। 7 दिन के अंतर्गत उसको रजिस्ट्रेशन करने के लिए प्रमाण पत्र निर्गमित करना पड़ेगा, इशू करेगा। के अंतर्गत केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के अधीक्षक को भेजना आवश्यक है। 7 दिन बाद आप उसका व्यापार प्रारंभ कर सकते हैं। फिर दूसरा पॉइंट लिखा है, उसके बाद अपन ने ये पॉइंट लिखा है कि रजिस्ट्रेशन का जो सर्टिफिकेट है उसके अंतर्गत 3 पॉइंट दे रखे हैं। 3 पॉइंट्स में फर्स्ट पॉइंट दे रखा है पंजीयन प्रमाण पत्र का हस्तांतरण। ये आप पॉइंट्स नोट कर लीजिए, पॉइंट्स का मैं डिटेल पूरा आपको समझा रहा हूं कि इसका अर्थ क्या होता है। ट्रांसफर ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, अगर मान लीजिए आपकी फर्म का नाम XYZ एंड कंपनी है और आप शेयर ब्रोकिंग का काम करते हैं और आपको XYZ नाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग ने पंजीयन प्रमाण पत्र भेज दिया गया है। आपका पंजीयन XYZ नाम की कंपनी के नाम से शेयर ब्रोकिंग के रूप में रजिस्ट्रेशन हो गया। अब आप चाहो कि उसको ABC एंड कंपनी को मैं ये रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर कर दूं, तो ये रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर किसी भी दशा में किसी अन्य प्रकार के करदाता को नहीं किया जा सकता। जिसके लिए जिस संस्था को पंजीयन प्रमाण पत्र निर्गमन हुआ है वही संस्था उस पंजीयन प्रमाण पत्र का उपयोग कर सकती है। पंजीयन प्रमाण पत्र का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है। ABC एंड कंपनी को अपना पंजीयन कराने के लिए उसको नया पंजीयन आवेदन ST1 में करना पड़ेगा।
इस प्रकार से पंजीयन प्रमाण पत्र का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है। इसके बाद सेकंड पॉइंट ये दे रखा है, पंजीयन प्रमाण पत्र में संशोधन। अगर पंजीयन प्रमाण पत्र में रेक्टिफिकेशन करना है, कोई संशोधन करना है, तो संशोधन के लिए क्या प्रोविजन है, ये प्रोविजन समझे अब आप कि पंजीयन प्रमाण पत्र अगर आपने ST1 में आवेदन किया है और आपने ST1 में आवेदन उस समय यह करा था कि मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विसेज के लिए पंजीयन कराया गया है और मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट की सेवाएं प्रारंभ करना चाहता हूं और उसके लिए रजिस्ट्रेशन कराया, परंतु उस चार्टर्ड अकाउंटेंट की फर्म को ने 1 साल बाद 6 महीने बाद यह कि मुझे इस चार्टर्ड अकाउंटेंट के कार्य के अलावा 2-3 सेवाएं और प्रारंभ करना है, और उसने जब आवेदन करा था उस आवेदन में केवल उसने चार्टर्ड अकाउंटेंट की एक सेवाओं के लिए ही रजिस्ट्रेशन कराया था। तो ऐसा प्रकार का करदाता जिसको अगर एक से अधिक प्रकार की सेवाएं प्रारंभ करना है और पहले एक सेवा के लिए अगर रजिस्ट्रेशन करा लिया गया है, तो वह 30 दिन के लिए उसी पंजीकरण प्रमाण पत्र में संशोधन के लिए ST2 में आवेदन देकर वह संशोधन करा सकता है। उस संशोधन के लिए आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भेजने की आवश्यकता नहीं है। उसी पंजीयन प्रमाण पत्र में आपका संशोधन 30 दिन के अंतर्गत आपको भेजना आवश्यक है और आपका संशोधन उस पंजीयन प्रमाण पत्र में प्राप्त हो जाएगा। पंजीकरण रजिस्ट्रेशन के जो प्रोविजंस हैं, उस प्रोविजंस में तीसरा पॉइंट है सेवा कर कोड संख्या, सर्विस टैक्स कोड नंबर। सर्विस टैक्स कोड नंबर क्या होता है? आप ये जानते हैं कि अगर अपन इनकम टैक्स भरते हैं तो इनकम टैक्स का चालान भरना है, इनकम टैक्स भरना है तो उसके क्या लेना पड़ता है? पैन कार्ड लेना पड़ता है, पैन नंबर के लिए आवेदन करना पड़ता है। सेल्स टैक्स भरना है अगर विक्रेता को, तो विक्रेता को अगर विक्रय कर या वाणिज्यिक कर देना है, सेल्स टैक्स का नंबर लेना पड़ेगा। इसी प्रकार से अगर कोई प्रकार के करदाता को, सेवा प्रदान करने वाले व्यक्ति को अगर सर्विस टैक्स भरना है, तो सर्विस टैक्स भरने के लिए उसको सर्विस टैक्स कोड नंबर लेना पड़ेगा। सर्विस टैक्स कोड नंबर 15 अंकों का होता है। 15 अंक सर्विस टैक्स में 15 अंक शब्दों और अंकों में होते हैं। पैन नंबर कितने अंकों का होता है? इनकम टैक्स का कोई बताएगा इसमें से पैन नंबर कितने अंकों का होता है? इनकम टैक्स का जो पैन कार्ड होता है, जिसको भी पैन कार्ड अलॉट होता है, वो पैन नंबर कितने नंबर का होता है? हमेशा शब्दों और अंकों में मिलाकर पैन नंबर 10 अंकों में होता है। और सर्विस टैक्स कितना होगा? 15 अंकों का होगा। सर्विस टैक्स में 15 अंक कौन से होते हैं? अगर जिस चार्टर्ड अकाउंटेंट ने अपनी चार्टर्ड अकाउंट की सेवाओं के लिए अगर रजिस्ट्रेशन कराया है, तो उस चार्टर्ड अकाउंटेंट को सर्विस टैक्स कोड नंबर लेना पड़ेगा। सर्विस टैक्स कोड नंबर कितने अंकों का होगा? 15 अंकों का होगा। तो 15 अंकों में से प्रथम 10 अंक तो उसके जो पैन कार्ड के नंबर हैं वो के वही नंबर रहेंगे। हर वक्त सर्विस टैक्स जो कोड नंबर मिलेगा उसको, जो जिसका पैन कार्ड है उसका पैन नंबर जो 10 नंबर का है, उस 10 नंबर के पैन कार्ड के नंबर 10 तो वह रहेंगे। 10 के बाद 2 नंबर जो रहते हैं, 2 शब्द जो रहते हैं, सर्विस टैक्स शब्द और अंकों के मिलाकर 15 अंक होंगे।
तो 10 अंक क्या हो गए आपके पैन कार्ड के हो गए, 2 नंबर काय के हो गए, उसके बाद लिखा रहेगा ST। 10 और कितने हो गए 2, 12 नंबर। 12 के बाद केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग 1 to 5, 6 to 1, इसके बाद इस प्रकार से नंबर अलॉट करेगा। तो इस प्रकार से 10, 2, 12 और 3, 15, इस प्रकार से 15 नंबर का सर्विस टैक्स कोड नंबर होगा। सर्विस टैक्स कोड नंबर प्राप्त होने के पश्चात आपको हर 6 महीने में सर्विस टैक्स का जो रिटर्न भरना पड़ेगा, उसमें इस सर्विस टैक्स कोड नंबर के आधार पर सर्विस टैक्स को भरना पड़ेगा। ये अपन ने देखा। 5वां पॉइंट है पंजीकरण संबंधी प्रावधान। तो 5 पॉइंट हो गए अपने पंजीकरण प्रोविजंस रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन। 1994 में जब बजट पेश हुआ था, जब केवल 3 प्रकार की सेवाएं प्रस्तुत की गई थी, जैसा कि मैंने बताया, परंतु वर्तमान में अनेक प्रकार की सेवाएं, कुछ अपवाद छोड़ दो, कृषि आय को छोड़ दो या भारत से निर्यात की गई सेवाएं छोड़ दो, कुछ प्रकार की सेवाओं को छोड़ दो, तो बाकी समस्त प्रकार की सेवाएं सेवा कर के क्षेत्र में आ चुकी है। उसमें से ये प्रमुख सेवाएं मैं को ये बता रहा हूं कि सेवा कर के अंतर्गत कुछ प्रकार की प्रमुख सेवाएं जो हैं, वो सेवा प्रदान करता है, इन सब सेवाओं के ऊपर टैक्स लगा करता है। जैसे कि मान लीजिए टेलीफोन सेवा है, सामान्य बीमा सेवा, चार्टर्ड अकाउंटेंट सेवा, कोई प्रकार का एक व्यक्ति एक या अनेक प्रकार की सेवाएं भी प्रारंभ कर सकता है। मुख्यतः इसमें रिसोर्ट टेट मंडप कैटरिंग, अगर कोई प्रकार का व्यक्ति रिसोर्ट भी आपका बुक कर रहा है, उसमें टेट सब सर्विसेज, आपको खाने की प्लेट दी रही है कि 500 रुपए प्लेट में उसने ठेका दिया है, या उसका रिसोर्ट का जितना में ठेका दिया गया है, वो सब प्रकार की सेवाएं देने वाला प्रकार का व्यक्ति सेवा करके परिधि में आ जाएगा। एक पॉइंट है इसमें शेयर दलाली। शेयर ब्रोकर अगर जो सर्विसेज देता है, और शेयर ब्रोकर को जो सब ब्रोकर होते हैं, उसने अनेक प्रकार से अनेक स्थानों पर सब ब्रोकर बना रखता है, और सब ब्रोकर से भी जो आय प्राप्त होती है, वो समस्त प्रकार की सेवाएं मुख्य जो शेयर ब्रोकर है उसको उन समस्त प्रकार की सेवाओं के ऊपर कर देना पड़ेगा। तो शेयर दलाली के ऊपर कर देना पड़ता है। विज्ञापन एजेंसी जो एड होते हैं, उन एड एजेंसियां हैं, उनके वो करते हैं। अधिकृत सर्विस स्टेशन जो हैं, ऑथराइज सर्विस स्टेशन को भी सेवा क्षेत्र में लिया जा रहा है। केबल ऑपरेटर्स, जो केबल आपके यहाँ लोकल केबल चलती है, अनेक प्रकार के जो सेवाएं दे रहे हैं, डिश टीवी है, पारस चैनल है, ये जो सब केबल ऑपरेटर्स हैं वो जो सेवाएं दे रहे हैं। हेल्थ क्लब, फिटनेस सेंटर, इसी प्रकार से प्रॉपर्टी ब्रोकर्स, अगर आपने प्रॉपर्टी ब्रोकर ने कोई एक मकान का 50 लाख में एक सौदा एक व्यक्ति ने खरीदा और एक ने बेचा, और उस बेचने पर उसको जो दलाली मिली गई है जो प्रॉपर्टी ब्रोकर को, तो जो दलाली मिली गई है वो सेवा होगी, तो वो सेवा कर के अंतर्गत क्षेत्र में आएगी। तो ये सेवा कर के अंतर्गत प्रमुख प्रकार की सेवाएं होती है। तो इस प्रकार से अपन ने 6 पॉइंट जो सेवा कर के अंतर्गत प्रमुख प्रकार की सेवाएं होती है, और भी बहुत सारी सेवाएं, परंतु मुख्यतः अपन ने ये पॉइंट देखे हैं कि ये सेवा कर में ये सेवाएं सर्विसेज आती है। फिर मुख्य पॉइंट अब ये समझना है आपको, जो सवाल करना है अपने को, सवाल समझने हैं, प्रैक्टिकल्स जो देखना है, ये पॉइंट्स देखना है। स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर्स, जो छोटे छोटे प्रकार के सेवा प्रदान करता है, उन सेवा कर कितना देना पड़ता है, या देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है। जो स्मॉल सर्विसेज
प्रदान कर रहे हैं। तो स्मॉल सर्विसेज प्रदान कर रहे हैं उन छोटे सेवा प्रदानकर्ताओं को क्या क्या सेवाओं के अंतर्गत छूट मिलती है, वो अपने को इस पॉइंट्स के अंतर्गत देखेंगे। स्मॉल सेवा प्रोवाइडर्स को वित्त अधिनियम 2008 के द्वारा कुछ कर मुक्ति की योजना प्रारंभ की गई है। कर मुक्ति की ये योजना प्रारंभ की गई है कि उसको एक वित्त वर्ष में अगर 10 लाख रुपए से ज्यादा कर है, उसकी सेवाएं हैं, तो 10 लाख रुपए तक कर मुक्त हो सकती है। उसके बाद के वर्षों में हमेशा उसको टैक्सेबल रहेगी। किस प्रकार से टैक्सेबल रहेगी, इसको आप थोड़ा समझिए। मान लीजिए एक करदाता की कर योग्य सेवाओं का मूल्य 2014-15 में 8 लाख रुपए है। उसने जो सेवाएं करी उन सब कर योग्य सेवाओं का मूल्य मान लीजिए कितना है, 8 लाख रुपए है। 2014-15 में उसको कोई भी प्रकार का कर नहीं देना पड़ेगा। और 2015-16 में की कर योग्य सेवाएं हो गई 12 लाख रुपए। तो 15-16 में वो कितनी आय पर, कितनी सेवाओं पर कर देगा, 10 लाख रुपए तक उसकी सेवाएं कर मुक्त हो जाएगी और 2 लाख रुपए पर उसको उन सेवाओं के ऊपर कर योग कर देगा। तो 2014-15 में उसकी आय कितनी थी, 8 लाख रुपए थी। ये नोट करिए प्लीज। 2014-15 में उसकी आय 8 लाख रुपए थी। तो 2014-15 में उसकी कर योग्य सेवाएं 8 लाख होने के कारण, 10 लाख से कम होने के कारण कोई भी कर योग्य सेवाओं पर कर नहीं देना पड़ेगा। 2015-16 में उसकी आय 12 लाख हो गई है, तो उसको छूट मिल जाएगी और 2 लाख पर कर देना पड़ेगा। और 2016-17 में उसकी कर योग्य सेवाएं 6 लाख है, तो उसको 2016-17 में 6 लाख की आय पर ही कर योग्य सेवाओं पर कर देना पड़ेगा। 2016-17 में कोई भी छूट नहीं मिलेगी, क्योंकि कर योग्य सेवाएं एक बार तक ही 10 लाख रुपए तक कर मुक्त होगी। उसके बाद से कर योग्य सेवाएं कितनी भी हो, उसको कर देना पड़ेगा। अगर मान लो एक करदाता की या सेवा प्रदान करने वाले की, इस सर्विस प्रोवाइडर्स की 2014-15 की कर योग्य सेवाएं 8,50,000 है। 2015-16 में 7 लाख रुपए है और 2016-17 में 9,50,000 रुपए है। तो ऐसी दशा में उस सर्विस प्रोवाइडर्स को इन किसी भी साल में कोई भी प्रकार का कर नहीं देना पड़ेगा। अगर मान लीजिए एक सर्विस प्रोवाइडर्स की 2014-15 में कर योग्य सेवाएं 14 लाख रुपए है, तो 2014-15 में 14 लाख रुपए में 4 लाख रुपए के ऊपर कर देना पड़ेगा। 2015-16 में उसकी आय है 8 लाख, तो उसको 8 लाख के ऊपर कर देना पड़ेगा। और 16-17 में उसकी आय 17 में भी उसको 7 लाख रुपए पर कर देना पड़ेगा, क्योंकि 2014 तो 10 लाख रुपए तक एक बार छूट मिल चुकी है। तो ऐसे स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर जो हैं उनको 10 लाख रुपए तक एक साल में कर छूट मिल जाती है। बाकी ऐसे स्मॉल प्रोवाइडर्स को ये छूट का प्रावधान बताया गया है। इसके बाद 7 पॉइंट अपन ने ये देखे। अब इसके बाद ये देखना है कि प्रोसीजर टू सॉल्विंग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स।
अगर कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स अपने को करना है इनके संबंध में, एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का भी उदाहरण मैंने दिया है, उस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का भी उदाहरण देखेंगे। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कोई करना है तो उसको किस तरह से उस समस्या को अपन को हल करना है, उसकी क्या विधि है, किस प्रकार से सर्विस टैक्स की टैक्सेबल सर्विस निकालना है। बिल्कुल सिंपल है अपने को कि उनकी सर्विसेज को क्या अपनाना है और किस तरीके से उसको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को करना है। अगर आपकी कोई सर्विस टैक्सेबल है तो उसको टैक्सेबल वाले कॉलम में लिखिए। अगर कोई सर्विस आपकी टैक्सेबल होती है तो टैक्सेबल लिखना है। मान लीजिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसने चार्टर्ड अकाउंटेंट ने 6 महीने में अपने क्लाइंट से 10 लाख रुपए फीस ली, तो अगर उसने टैक्सेबल फीस ली है मतलब वो सर्विस अपने ग्राहकों को सर्विस प्रदान की और उसके बदले में फीस प्राप्त की है, तो वो टैक्सेबल सर्विस हो गई, इसलिए उसको कॉलम में टैक्सेबल कॉलम में लिखना है। अगर मान लीजिए एक विक्रेता ने अपने ग्राहकों को 10 लाख का माल बेचा है तो वो सर्विस नहीं है, दैट इज नॉट कॉल्ड सर्विस, दैट इज सोल्ड टू गुड्स, तो वो किया गया है तो वो सर्विस में नहीं गिना जाता है। तो इस प्रकार से अगर फर्स्ट पॉइंट में लिखा है अगर कोई सर्विस आपकी टैक्सेबल है, अगर सर्विस है और वो टैक्सेबल है तो उसको आप टैक्सेबल वाले कॉलम में लिखिए। फिर दूसरा पॉइंट, अगर कोई सर्विस टैक्सेबल नहीं है, अगर आपने माल बेचा है या ऐसी प्रकार की सर्विस दी है जो टैक्सेबल नहीं है तो उसको टैक्सेबल सर्विस वाले कॉलम में आपको लिखना है कि सर्विस निल है, टैक्सेबल नहीं है, इसलिए ये सर्विस निल है। फिर इसके बाद लिखिए, देखिए थर्ड पॉइंट, अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर सेवा प्रदान करने वाला अगर अपने ग्राहकों को माल बेचता है तो उसको जो माल बेचा गया है उसको नहीं आएगी और न तो उसको सर्विस टैक्स में माना जाएगा और न उसके अंतर्गत लिखा जाएगा कि यह टैक्सेबल निल सर्विस है, एग्जेम्प्टेड नहीं है, इसको लिखा जाएगा ट्रीटेड नॉट सर्विसेज। उसको अपने को ये लिखना है कि यह माल अगर अपने ग्राहकों को बेचा गया है तो यह सर्विस के अंतर्गत नहीं आता है। फिर इसके बाद लिखिए फोर्थ पॉइंट है, इस फोर्थ पॉइंट को समझिए। अगर कोई प्रकार के सर्विस प्रोवाइडर ने, सेवा प्रदानकर्ता ने कोई सर्विस या कोई सेवाएं अपने ग्राहकों को प्रदान की गई है और सेवाओं प्रदान करने के बदले में अगर उसको किसी प्रकार का सामग्री का या सेवा प्रदान करने में कोई भी प्रकार का खर्चा होता है तो खर्चा उसमें से माइनस नहीं होगा। उस प्रकार के खर्चे को अपने को किसी भी प्रकार की सर्विसेज में से कम नहीं करना है, उसको अपने को अवॉइड करना है, उसको छोड़ना है। अगर मान लो चार्टर्ड अकाउंट कोई प्रकार का वकील है और वकील ने अपने ग्राहकों से वर्ष में 15 लाख रुपए फीस के प्राप्त किए हैं और उस प्रकार के वकील ने उस ऑफिस का, चेंबर का किराया साल भर का 1,20,000 रुपए और टेलीफोन का 12,000 रुपए का खर्चा दिया गया है, तो अगर ऐसे प्रकार के खर्चे को टैक्सेबल सर्विस में से इसमें से कम नहीं किया जाएगा, टैक्सेबल सर्विस 15 लाख ही नहीं, उस जो प्रकार के सेवा प्रदानकर्ता ने अगर कोई प्रकार के खर्चे किए भी हैं तो वह खर्चों को टैक्सेबल सर्विसेज में से कम नहीं करना है, उस टैक्सेबल सर्विस के ऊपर ही सर्विस टैक्स देना है। ऐसे प्रकार के खर्चों पर कोई भी प्रकार की छूट नहीं मिलेगी।
फिर इसके बाद आपको पांचवें पॉइंट जो लिख रखा है उसके अंतर्गत समझ नील को छोड़कर बाकी समझ जो टैक्सेबल सर्विसेज है वो जो अपन ने टैक्सेबल सर्विसेज कॉलम में लिखी है उन सब टैक्सेबल सर्विसेज को आपको लिखना है, उसकी टोटल लगाना है और टोटल लगाने के पश्चात ये लिखा जाएगा कि टैक्सेबल सर्विसेज और सच एंड सच अमाउंट जो टोटल आएगी उस अमाउंट को अपने को लिखना है। फिर इस फॉर्मूले से जो फार्मूला यहाँ पर दे रखा है, जो आपको फार्मूला लिख रखा है उस फार्मूले को लिखिए। इफ सर्विस टैक्स चार्ज सेपरेटली, अगर सर्विस टैक्स अलग से अगर सेवा प्रदानकर्ता ने वसूल किया है अपने ग्राहकों से तो ये वाला फार्मूला लगेगा, वैल्यू ऑफ सर्विसेज इनटू रेट अपॉन 100। और अगर सेवा प्रदानकर्ता ने अलग से कोई चार्जेस जो वसूल करा है वो अगर इसी में सम्मिलित है, अलग से सम्मिलित नहीं किया गया है तो इसमें वैल्यू चार्ज फॉर सर्विसेज, मान लो जो सर्विसेज हैं उसने चार्ज की, उसकी जो दर है अभी वर्तमान में सर्विस टैक्स की दर क्या दे रखी है अपन ने सेकंड पॉइंट में देखा था, 1 जून 2016 से सर्विस टैक्स की दर 15% हो गई है। तो 15 प्लस 100 प्लस रेट मतलब 15/115 करके इस फार्मूले से अपने को सर्विस टैक्स का कैलकुलेशन करना है। तो इस प्रकार से सर्विस टैक्स के लिए ये दोनों फार्मूले दे रखे हैं। अब 15 मिनट और बचे हैं अपने पास, तो 15 मिनट में एक प्रॉब्लम बता देता हूं मैं और उसके बाद आपको इसके संबंध में जो भी आपको कुछ समस्या है या कोई भी क्वेश्चंस हैं वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अब इस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को अपने को हल करना है, उसको हल करना है। इस ये प्रॉब्लम दे रखी है, इस प्रॉब्लम्स को अपन किस प्रकार से हल करेंगे, किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। इस तो लिखेंगे, सबसे सॉल्व करना है तो आपको क्या लिखना है, हेडिंग लिखना है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम दे रखी है, इस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को मैं अपन सॉल्व कर रहे हैं। इस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे ये अपन देखेंगे। तो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज ऑफ मिस्टर एक्स फॉर द 6 months एंडिंग, मान लो इसमें सन नहीं देखा है तो अपन सन लिख लेते हैं, फॉर द ईयर 6 months एंडिंग 31 मार्च 2017। इस प्रकार से अपन को लिखना है और एक कॉलम बनाएंगे, तो एक लिखेंगे पर्टिकुलर्स और उधर लिखेंगे अपन एक कॉलम में लिखेंगे को। सबसे पहले हेडिंग लिखना है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज ऑफ मिस्टर एक्स। फिर उसमें लिखना है एक कॉलम में बड़ा कॉलम बनाकर उसमें लिखना है पर्टिकुलर्स और एक कॉलम में लिखना है अमाउंट। रिम्यूनरेशन फॉर मेकिंग ड्राइंग्स ऑफ बिल्डिंग ₹100। एक इंजीनियर ने बिल्डिंग का ड्राइंग बनाई, उस ड्राइंग के बनाने के अपने ग्राहकों से 4,17,500 रुपए प्राप्त किए। इस सर्विस पे उसको टैक्स देना चाहिए कि नहीं? उसको 4,17,500 रुपए टैक्सेबल सर्विस है और उसको टैक्सेबल सर्विसेज में लिखने पड़ेगा, आपको पर्टिकुलर्स में लिखना पड़ेगा मेप सर्विसेज
एमएपी, मैप बनाए उसने, ड्राइंग्स बनाई, नक्शे बनाए, तो क्या लिखेंगे आप? मैप, एमएपी मैप सर्विसेज 4,17,500, नक्शे के सेवाओं से प्राप्त आय 4,17,500 रुपए। फिर सेकंड पॉइंट, द फी paid by him, 1,00,000 उसने अपने ग्राहकों या जिसको इस इंजीनियर ने प्लाट बेचे गए थे, उन प्लाट को बेचने से अपने प्लाट होल्डर से उसने 1,95,300 रुपए उन प्लाट होल्डर से प्राप्त किए, और वो प्राप्त करके उसने कहा करे, उसने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, नगर निगम में, नगर पालिका में वह राशि उन प्लाट होल्डर से प्राप्त करके वह राशि उसने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जमा करा दी गई है। तो ये सर्विसेज टैक्सेबल हुई क्या? ये सर्विस टैक्सेबल नहीं हुई है, क्योंकि जो सर्विस उसने प्राप्त करी वो राशि पूरी ऐसी की ऐसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जमा कर दी गई है। इसलिए ये टैक्सेबल फीस डिपॉजिटेड फ्रॉम प्लॉट होल्डर्स फॉर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सर्विस इज नॉट टैक्सेबल, उसको लिखना पड़ेगा ये सर्विस नील है, सर्विस टैक्सेबल में लिखना पड़ेगा आपको नील। तो दूसरे पॉइंट में लिखिए आप, सर्विस फीस डिपॉजिटेड बाय प्लॉट होल्डर्स फॉर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, और अमाउंट में लिखना आप लिखिए नील। फिर लिखिए इसके बाद थर्ड पॉइंट, उसने बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का सुपरविजन करा। बिल्डिंग बनी है, उस बिल्डिंग की कास्ट है 3.5 करोड़, और इंजीनियर का और उस ठेकेदार का ये निश्चय हुआ था कि वह इंजीनियर 2% सुपरविजन चार्ज लेगा। तो 3.5 करोड़ रुपए की बिल्डिंग का जो निर्माण के ऊपर उसने उस वित्त वर्ष में 2% से 3.5 करोड़ के 2% से कितने होते हैं? 7 लाख रुपए। 7 लाख रुपए उसने उस इंजीनियर से सुपरविजन चार्जेस के रूप में प्राप्त किए। तो ये सुपरविजन की जो राशि हुई है, वह सुपरविजन की राशि टैक्सेबल होगी। तो आप पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में लिखिए सुपरविजन चार्जेस, और अमाउंट वाले कॉलम में लिखेंगे अपन 7 लाख रुपए। सुपरविजन में लिखेंगे, पर्टिकुलर्स वाले कॉलम लिखेंगे सुपरविजन सर्विसेज, और अमाउंट वाले कॉलम में लिखेंगे 7 लाख रुपए। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, इस इंजीनियर ने कोई ठेके भी लिए और उससे कोई बिल्डिंग का ठेका लिया, और बिल्डिंग का ठेका लिया गया है, और उस ठेका 27 लाख रुपए का ठेका लिया, और 27 लाख के ठेके के ऊपर उसको 1,70,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। क्या यह सर्विस मानेंगे? इसको कतई सेवा नहीं माना जाएगा। अगर कोई ठेकेदार ठेके पर आय प्राप्त होती है, उस ठेके पर नुकसान भी हो सकता है या आय भी प्राप्त हो सकती है, तो ऐसी प्रकार की ठेकेदार को, जिस प्रकार से अगर विक्रेता अगर अपना माल बेचता है तो वो सर्विसेज नहीं मानी जाती है, इसी प्रकार से उस इंजीनियर ने अगर ठेका लिया है, अपना व्यापार करा है, तो उस प्रकार के व्यापार करने के ऊपर उसको सर्विस माना जाएगा, और उसको आयकर या अन्य किसी प्रकार की कर के अंतर्गत सम्मिलित किया जा सकता है, परंतु सेवाओं के ऊपर नहीं किया जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे
डेट सर्विस इज नॉट टैक्सेबल, इज एग्जेम्प्टेड सर्विस, तो इसलिए वहां पर लिखेंगे अमाउंट वाले कॉलम में नील। फिर इसके बाद नेक्स्ट कॉलम में वैल्यू इज ₹98,000 और कंप्लीट बिल्डिंग्स फ्रॉम लोन एंड टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अगर किसी प्रकार के उसने जो बिल्डिंग पूरी करी है और बिल्डिंग पूरी करने के लिए उसने टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या उसको बैंक का लोन पास कराया या अन्य प्रकार से कोई सेवाएं दी गई है, उन सेवाओं के बदले में उसने 98 फीस प्राप्त की गई है। तो ऐसी प्रकार की ग्राहकों से सेवाओं के बदले में जो फीस प्राप्त की गई है, वो प्रकार की फीस आपकी फीस, ये प्रकार की फीस कर योग्य होगी और इसको कर योग्य कॉलम में लिखेंगे। पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में लिखेंगे वैल्यूएशन फीस फॉर कंप्लीट बिल्डिंग्स फ्रॉम लोन एंड टैक्सेशन सर्विसेज, और इस अमाउंट वाले कॉलम में लिखेंगे आप 98,000। इसके पश्चात 4,17,500, 7 लाख और 98,000, इन तीनों को आप टोटल लगाइए। 4,17,500, 7 लाख और 98,000, 7 और 4 11,17,500 और 11,17,500, 12,15,500। सर्विसेज, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज अपन ने लिखा और उसके यहां पर टैक्सेबल सर्विसेज कितनी हो गई? 12,15,500। तो 12,15,500 टैक्सेबल सर्विसेज हो गई। इसके पश्चात उस इंजीनियर ने अपने ऑफिस में के लिए 18,000 रुपए महीने पर उस सब इंजीनियर या ऑफिस इक्विपमेंट या टेलीफोन या व्हीकल या अन्य प्रकार के व्ययों का 18,000 रुपए महीने का खर्चा आ रहा था। ये प्रकार का खर्चा उन टैक्सेबल सर्विसेज में से माइनस होगा, ये कोई खर्चा माइनस नहीं होगा। अपन ने 8वां पॉइंट जो लिखा था कि प्रोसीजर टू सॉल्व द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, उस प्रोसीजर टू सॉल्व द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में से यह दे रखा था सर्विस टैक्स प्रोविजन के अंतर्गत ये दे रखा है, अगर कोई सेवा प्रदान करता अगर कोई भी प्रकार का खर्चे का क्लेम करता है तो इसे कोई भी प्रकार के खर्चे का रिबेट सर्विस टैक्स प्रोविजन में नहीं है, अर्थात यह प्रकार के खर्चे की कोई भी प्रकार की छूट प्राप्त नहीं होगी। इस प्रकार से इसको 12 लाख कितना आया? 12,15,500 रुपए के ऊपर उस प्रकार के करदाता को, सेवा प्रदानकर्ता को 15% की दर से 15/100 12,15,500 का 15% की दर से उस पड़ेगा। इस प्रकार से यह जो कर आएगा वो कहलाएगा सर्विस टैक्स। इस प्रकार से सर्विस टैक्स ज्ञात किया जाता है। अब आपको सर्विस टैक्स के संबंध में प्रोविजन, सर्विस टैक्स की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम या सर्विस टैक्स के बारे में कोई भी प्रकार की शंका हो, कोई भी प्रकार की क्वेरीज है, तो आप उस क्वेरीज के बारे में पूछ सकते हैं। किसी को भी किसी भी प्रकार की कोई भी प्रकार की शंका, समाधान, क्वेरीज कुछ भी हो तो उसके लिए आप सब बीकॉम 6 का पेपर इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत जो लास्ट यूनिट है 5th यूनिट सर्विस टैक्स,
उस सर्विस टैक्स के संबंधित ये अपन ने अध्याय का अध्ययन करा। सर्विस टैक्स की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कैसे हल करते हैं, सर्विस टैक्स के क्या प्रोविजन है, इन सब के बारे में देखा है अपन ने। अगर आपको किसी भी प्रकार का से सर्विस टैक्स से संबंधित, तो आप इस प्रश्न के इस संबंध में सर्विस टैक्स के ऊपर प्रश्न पूछ सकते हैं। अजय, किसी को कोई क्वेश्चंस पूछना है, कुछ कोई समस्या कुछ, फिर आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू।